Good morning, dear students and faculty, right here in the center of Bengaluru, where election fever has set in. और जब इलेक्शन होता है, पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स होती है तो बहुत से डायलॉग्स होते हैं, और जब डायलॉग्स होते हैं तो फिर और पॉलिटिक्स होती है, and we get into the election mood. So today, students, are you ready for this public munch with Tejasvi Surya, the sitting member of parliament from Bangalore South, on the hot seat? तैयार है? सच्ची तैयार है? आवाज आ रही? Okay. Thank you, Tejasvi Surya. Thank you for joining us here on Public Munch. और बैंगलोर साउथ में और बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष में दोनों पोजीशंस में किसमें ज़्यादा मज़ा आता है? अध्यक्ष युवा मोर्चा के, क्योंकि आप युवा नेता हैं, या फिर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नाविका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैंगलोर में स्वागत है। देश के सबसे खूबसूरत शहर में आप आई हैं और हम सब की ओर से आपको बैंगलोर में स्वागत है। दिस इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही ऐसे ट्रिक क्वेश्चन आपने पूछे हैं, बट मैं आपको बहुत सिंपल सा जवाब देता हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले मुझे बैंगलोर साउथ के जनता आशीर्वाद देकर मुझे अपने पार्लियामेंटेरियन के तौर पर काम करने के लिए पार्लियामेंट भेजे। और मैं नाविका जी, जब इलेक्शन में मैं जनता के बीच गया, I was only 28 years old, and Congress party and many of their leaders at that time questioned my competence on the basis of my age. We speak of racism, we speak of different type of discrimination isms, but for a very long time they called me names. They drew cartoon characters around me. They tried to question a person's competence, responsibility just on the basis of my age. But it was this very people, the people of Bengaluru South, who voted me with a 3.5 lakh vote margin and reposed their faith in me. So, इसके बाद ही पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया। और मुझे ये कहते हैं अत्यंत गर्व भी महसूस हो रहा है नाविका जी, कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में मैं युवा मोर्चा के सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और कर्नाटक राज्य के इतिहास में पहली बार पार्टी ने, मोदी जी ने किसी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष का जिम्मेदारी भी दिया है। तो ये पर्सनल गौरव नहीं है। दिस इज नॉट अ पर्सनल ऑनर फॉर मी। दिस ऑनर, दिस प्रिविलेज is a honor and privilege to 6 crore people of Karnataka that Modi ji and the party has bestowed. So in दोनों में I was first the representative of the people of Bengaluru South, and then party gave me this responsibility. So I have a very clear answer कि ये जो जिम्मेदारी है, 5 साल के अंदर जितना काम करने का मौका मुझे यहाँ मिला है, this is, I can tell you, by far the best and most blessed 5 years of my life. तेजस्वी सूर्या जी, आपने कहा युवा नेता। हाँ, 28 साल पर युवा नेता हैं, अब 5 साल बाद शायद 33 साल के होंगे आप, 33 years old। लेकिन एक और युवा नेता हैं देश में, वो युवा नेता जो इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि बीजेपी के लिए
कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़रूरी हैं, वो सबसे बड़े आपके स्टार कैंपेनर हैं, वो अगर बोलते हैं तो आपकी लड़ाई आसान हो जाती है, वो अगर नहीं बोलते हैं तो मुश्किलें ज़्यादा हो जाती हैं। ये कौन से युवा नेता हैं, शायद आप समझ रहे हैं? नाविका जी, मैंने जब आप कार्यक्रम के बारे में बोले, मैं सोचा बहुत सीरियस डिस्कशन करने के लिए, सीरियस सब्जेक्ट्स पर बहस करने वाले हैं। आप तो कॉमेडी कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। नॉट फेयर, क्योंकि रियल वर्ल्ड में वो आपके प्रतिद्वंदी हैं। ही इज योर चैलेंजर, ही इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन और विपक्ष को आप कॉमेडी समझ रहे हैं? नहीं नाविका जी, मैं और अपनी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है। वी बिलीव दैट फॉर अ डेमोक्रेसी टू थ्राइव, द कंट्री नीड्स अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, अ responsible opposition, an opposition that is committed to the country, an opposition that always puts nation first over politics, an opposition that can actually put the government on the mat on issues of the public. But पिछले 10 साल में we are seeing a opposition that places its petty family's political interest over the interests of the nation. The interest of one single person's political career over the interests of their own party and the interests of the whole country and the democracy. And नाविका जी, देश में सरकार बनाने का काम रूलिंग पार्टी का होता है, सदृढ़ अपोजिशन को भी खड़ा करने का काम अपना पार्टी का नहीं हो सकता है। I mean, we are voted to power to give a good government. You cannot expect us to also set up a good opposition in the country. वो कांग्रेस पार्टी का काम है, ऑपोजिशन का काम है। आप इतने हल्के में भी नहीं ले सकते ऑपोजिशन को, क्योंकि आपके अपने राज्य में, कर्नाटका में, भारत जोड़ो यात्रा के 1.0 वर्जन के बाद सरकार बदली थी, बीजेपी गई, कांग्रेस आई, एंड दैट इज डेमोक्रेसी। और जिस तरह से आप कह रहे हैं, लोग कहेंगे शायद आपकी बातों में ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार की बू आ रही है। नाविका जी, अहंकार और आत्माभिमान, इन दोनों के बीच में एक फाइन लाइन होता है। There is a fine distinction between confidence and arrogance. And what I am expressing today, what the Bharatiya Janata Party expresses, is innate confidence, and we never cross the line of arrogance. क्योंकि हम जनता के बीच जमीन से जुड़कर काम करने वाली पार्टी है। तो कर्नाटक का चुनाव क्यों हारे? नहीं, तो कर्नाटक का चुनाव क्यों हारे असेंबली इलेक्शंस में? कर्नाटक चुनाव के हार के लिए बहुत सारे कारण हैं। जैसे जीत के लिए कई सारे कारण होते हैं, वैसे ही हार के लिए भी कई सारे कारण होता है। पर इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए और कोर्स करेक्शन करने के लिए पार्टी के इंटरनल कई सारे मंच होते हैं। ऐसे पब्लिक मंच में मीडिया के सामने इंट्रोस्पेक्शन करने का प्रोसेस और कल्चर पार्टी में नहीं है। दिस इज अ डिस्कशन फॉर अनदर प्लेस वेयर इट इज अ इंटरनल पार्टी फोरम। दिस इज अ प्लेस फॉर expressing the confidence about our work and communicating it to the public. सिक्योरिटी मैटर्स में अगर हम राज्य वर्सेस सेंटर करेंगे तो क्या ये देश के लिए सही रहेगा? नंबर 1। नंबर 2, शायद 4 दिन हो गए हैं ब्लास्ट से अभी तक अरेस्ट पर, द जूरी इज आउट। कौन वो शख्स था जो रामेश्वरम कैफे में गया? 9 minutes ही स्पेंट इन द कैफे, लेफ्ट अ बैग। अभी तक the suspicion and the suspected person has not been netted, has not been arrested. So before we pat our backs, मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा पॉलिटिक्स कम करना चाहिए। लेकिन आपने ब्लास्ट के कुछ ही समय के बाद कह दिया ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, ये आईईडी ब्लास्ट है, ये बॉम्ब ब्लास्ट है, जबकि कांग्रेस के नेता अभी कह रहे थे ये सिलेंडर ब्लास्ट है, ये बिजनेस राइवलरी है। ये इस तरह की पॉलिटिक्स को आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल नाविका जी, आई वुड वांट टू कैटेगोरिकली स्टेट दैट commissioning and sanctioning of an NIA office to Bengaluru is not politics.
It is responsibility towards a city that contributes close to 40% of the country's IT revenue. And this is what the Modi government gave to Bengaluru. इससे पहले जब डीजे हल्ली केजे हल्ली का राइट्स हुआ था और कई सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे थे कि एक स्लीपर सेल है वहां ये है, हम चिट्ठी के ऊपर चिट्ठी लिखने का मजबूरी था। एनआईए को अपॉइंट करो, एनआईए के ऑफिस को भेजो, एनआईए के टीम को भेजो। बट टुडे पीपल इन द सिटी आर विटनेस। The CCB of the Bengaluru City Police reached, and along with them the NIA officials reached. And this was possible because we did not do politics. Politics should never be done with issues of national security. I will now tell you what is doing politics with issues of national security. रामेश्वरम कैफे का बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोजन का न्यूज़ आ गया। 15-20 मिनट के अंदर अंदर पूरे कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम, पूरे सोशल मीडिया में ऐसा न्यूज़ फैला दिया कि रामेश्वरम कैफे में सिलेंडर एक्सप्लोजन हो चुका है, पूरे सिस्टम। और रामेश्वरम कैफे के जो ओनर्स है, रामेश्वरम कैफे है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। So as a responsible public representative, I spoke to the owner and he told me categorically that sir, cylinder blast nahi hua hai. I have seen the CCTV videos myself. The blast has taken place in the customer area. And I have seen with my own eyes a person coming, a masked person keeps a bag. First there is a smoke that emanates from the bag and it explodes. And there is no cylinder, there is nothing in the cash counter, it is the customer eating area. It was only upon speaking to him, verifying all of these credentials, that I thought it is my public duty to inform the people of the city that this is something suspicious. This is not an innocent cylinder blast, but there is some other handiwork involved. And sometimes I wonder if we had not awakened the public like this, we don't know what efforts the government would have done here in Karnataka to have hushed up the whole thing. And I say this because the chief minister, because the deputy chief minister, and many other leaders of the Congress government here, even before the police investigated and gave the report, gave clean chits and said their business rivalry hai. Navika ji, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये इडली डोसा का रेस्टोरेंट है, नार्कोस जैसे ड्रग कार्टेल नहीं है। अब थोड़ा ज्यादा नेटफ्लिक्स दे रहे हो शायद। और बैंगलोर में आप किसको कह रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं को कह रहे हैं कि वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं? ज्यादा देख रहे हैं, नार्कोस देख रहे हैं शायद ये। और बैंगलोर को कोलंबिया कार्टेल जैसे समझ चुके हैं, बैंगलोर को इडली डोसा रेस्टोरेंट्स को कंफ्यूज कर चुके हैं लोग। Can there be something more ludicrous, more hilarious proposition than saying that I think SLV यहां एक बहुत बड़ा पॉपुलर चेन है। So can you imagine SLV orchestrating a bomb blast in Rameshwaram cafe because their idli vada sales are more? This is exactly what the Congress party wants us to believe. सवाल एक और है, और ये सवाल भी पॉलिटिक्स के दायरे में है. It is in the circle of politics, which is the pro-Pakistan slogans that were shouted, that were allegedly said when Rajya Sabha member of parliament. Let me just play out those slogan shouting when Nasir Hussain, the Rajya Sabha member of parliament from the Congress party, won his Rajya Sabha elections. Can we play? और इसके बाद बीके हरिप्रसाद जी का एक स्टेटमेंट आया, जिन्होंने कहा पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन तो बीजेपी है. अब उसको भी सुन लीजिए. ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ನಮಗದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರನಾ? तो ये बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और अब
अरेस्ट की तस्वीरें आई हैं जो प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स हुए थे, और उनमें तीन लोग अरेस्ट किए गए हैं। एक यहाँ पास में ही हावेरी से, एक गिरफ्तारी हुई है दिल्ली से और एक बेंगलुरु से। एक की तस्वीर निकली है कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ। इन सब के ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या कनेक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, I don't understand why the Congress party and its leaders jump in the defense of these kind of elements as though they are self-appointed vakils of these terrorists and these anti-national elements. I don't understand why they do that. जब ये न्यूज़ आया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगनिंग हुआ है, there was a doubt whether this was actually done or not. There was a section of the media that said that perhaps these kind of slogans have not taken place. The BJP said, take it to the lab, test it. There was another section of media which promptly reported saying that there were such slogans heard. There were 8 ministers of this government who went on record multiple occasions saying that there is no such slogans didn't take place, this is fake news, this is verified, ये doctor tape है, ये हुआ ही नहीं. Why do you jump the gun? Why cannot you let the authorities investigate? And कर्नाटका पुलिस का स्टेटमेंट है कि एफएसएल रिपोर्ट आई और उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई। और ये 3 दिन पहले ही ये रिपोर्ट आया था, ये एफएसएल रिपोर्ट, और 3 दिन तक ये एफएसएल रिपोर्ट को आप पब्लिक क्यों नहीं किया? दबाव क्यों डाल रहे थे आप बेंगलोर पुलिस के ऊपर? And finally now when the report is out and it says that Congress party workers actually shouted Pakistan Zindabad after the election of Nasir Hussain, now you have egg on your face. पर वो कह रहे हैं कि ऐसे स्लोगन बीजेपी पे के लोगों ने भी किए थे। कौन, कब, कहां? बेंगलुरु में अरेस्ट भी हुआ है आज। मैडम, आप जाकर रास्ते में जो आम जनता है ना, उनको माइक डाल के पूछिए कि इज इट इवन पॉसिबल दैट बीजेपी वर्कर विल शाउट पाकिस्तानी जिंदाबाद? जनता नहीं बोलेगा इसको, जनता नहीं इसको। पर अरेस्ट हुआ है मंत्री। पर अगर ठीक है, इनका आर्ग्यूमेंट्स भी इतना इलॉजिकल होता है। अगर 1 मिनट के लिए आप अज्यूम करो कि कुछ बीजेपी के ही लोग वहां जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का घोषण किया था, आपने क्यों डिफेंड किया? You should have immediately got them arrested and told them that, you know, these are the 3 BJP guys who have done it. Who is more committed and who is more successful on national security matters? Congress? BJP? Yes. Okay. The public clearly has one way. Are these not one? Are these people from your constituency? Navika is that ji, so? Because he's your MP? नाविका जी, इसमें से कई सारे युवा है जो फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए जा रहे हैं, बट दिस इज द सेंटिमेंट दैट द कंट्री सेड वंस इन 2014, दे रिपीटेड इन 2019 एंड दे विल रिपीट अगेन इन 2024. ये बहुत छोटी सी सैंपल आपके सामने है, पूरे देश यही आवाज गूंज रही है. तो चलिए मैं आपसे पूछती हूं, साउथ में कई बार लोगों ने कहा है, एंड साउथ में कह रही हूं कि तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, केरला हो, 130 सीट्स लोकसभा इलेक्शंस में. लेकिन साउथ के कुछ नेता हैं जो कहते हैं साउथ इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. आज ए राजा ने डीएमके से कह दिया है, पहले डीके सुरेश ने कहा था. उन्हें लगता है, और राहुल गांधी ने भी कहा था जब वायनाड गए थे, कि नॉर्थ का पॉलिटिक्स अलग है, यहाँ का पॉलिटिक्स बेटर है. आपको सचमुच लगता है कि नॉर्थ और साउथ में कोई कनेक्शन नहीं है, ना भाषा का, ना फीलिंग्स का, ना वन नेशन वन भारत का? Navika ji, you must first ask this question to the man who is trying to do Bharat Jodo. Why his party MP says that the south of India must be a separate nation?
You must ask him, hypocrisy की भी सीमा होती है. On one side, he is doing Bharat Jodo 2.0, and on the other hand, you have his party MP who says we need a separate nation. You asked a very serious question about whether the south of India feels emotionally connected with the country as one. Just 2 months ago, Navika ji, from the very seat that DK Suresh represents, Bangalore Rural, a 28-year-old young boy from Bengaluru, Captain Pranjal, sacrificed his life protecting Kashmir. This is the spirit of the city. This is the spirit of Karnataka. This is the spirit of the south of India. आपका इमोशनल कनेक्ट है. I want to ask the students here, the public here, the first time voters. Do you think South of India and North of India are emotionally connected? Emotional link है South और North में. आप क्या समझते हैं? Is South different? अलग सा है? North Indians अलग टाइप के लोग हैं जो गौमूत्र वाली लोग हैं. गौमूत्र This is the kind of insult. आपको लगता है ऐसा? कम से कम जनता को तो नहीं लगता. तो इसलिए कांग्रेस हारती है. जनता से उनका कुछ लेना देना नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है. We claim as people of Karnataka that we are the land of Hanuman, and therefore when I go to Kashi, when I go to Ayodhya, people, my कार्यकर्तास there tell me, भाई साहब आपने हनुमान की जन्मभूमि से आए हैं और अयोध्या में आए हैं. दिस इज द कनेक्शन. आई वॉज रिसेंटली इन मणिपुर, एंड इन मणिपुर इट इज बिलीव्ड दैट कृष्णा वेंट देयर एंड ही गॉट रुक्मिणी फ्रॉम देयर एंड ही मैरिड रुक्मिणी फ्रॉम मणिपुर. सो दैट्स द सिविलाइजेशनल कनेक्ट. सो इंडिया इज यूनाइटेड. लेकिन इस देश में तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं राम काल्पनिक थे, जय श्री राम कुछ होता ही नहीं. डीएमके के ए राजा ने कहा. सनातन धर्म के बारे में उदयनिधि स्टालिन ने कहा वो डेंगू मलेरिया एड्स है. राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में ऑपोजिशन का कोई भी गया ही नहीं, इनविटेशन के बावजूद गए नहीं. तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश में राम यूनाइटिंग फैक्टर है, सबको जोड़ रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे राम अलग हैं, हम आपके राम आपके इनविटेशन पर जाएंगे. तो कौन सा राम है उनका राम? हम सब तो वाल्मीकि के राम को अपना राम समझते हैं. हम तो सबरी के राम को अपना राम समझते हैं. हम तो अयोध्यावासी राम को अपना राम समझते हैं. हम तो हनुमान भक्त राम को राम समझते हैं. और हर गली में जो राम के मंदिर है, जहां सीता का भी पूजा होता है, जांबवान का भी पूजा होता है, हनुमान जी का भी पूजा होता है, उसमें हम राम को देखते हैं. इनका राम कौन सा है? अब तो एड्रेस थोड़ी तो बता दो, हम भी जाकर दर्शन करके आएंगे. आपके इनविटेशन में वो अयोध्या नहीं गए. ये मेरा इनविटेशन नहीं था नाविका जी. ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था. ये राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यक्रम था. राम मंदिर ट्रस्ट ने सबको इनविटेशन भेजा था. सोनिया जी को इनविटेशन भेजा था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इनविटेशन भेजा था, सीपीएम के लोगों को इनविटेशन भेजा था. एक्चुअली वैसे देखे तो हम सबको नहीं आया था. और यहां कॉन्स्टिट्यूंसी में कई सारे अपने लोग, उस दिन जब हम यहीं घूम रहे थे अलग अलग मंदिर, सब लोग हमें पूछ रहे थे कि भाई साहब आप क्यों नहीं गए हैं. मैंने बोला इनविटेशन नहीं आया है इसलिए हम नहीं गए. बाद में तो हम जाएंगे. भगवान का दर्शन करने के लिए इनविटेशन का जरूरी नहीं है. जब भगवान का बुलावा आता है हम जाएंगे. ये तो अखिलेश जी भी कहते हैं. लेकिन अखिलेश जी पे आप पर उनको उस दिन जाने का मौका मिला था ना. अगर मुझे इनविटेशन उस दिन के लिए मौका मिला होता तो मैं 100% जाता था. For BJP, Ram Mandir is politics or not politics? What does public? Not politics? Is the Congress right when it says BJP ने politics किया? Okay, so the public. One second. Navika ji, the one fundamental question is, if this is such a serious issue for the public, why did you not take it up? You could have taken it up. You could have competed with us.
If you wanted to do competitive politics, Congress could have said, you have taken 75 years after independence to do it. We have been in power full majority only for 10 years now. If they were so committed to Ram Mandir, they could have done it long, long ago. They could have done it when Jawaharlal Nehru was the Prime Minister. They could have done it when Rajiv Gandhi was Prime Minister. They could have done it during Indira Gandhi. ताले तो तभी खुलवाए थे राजीव गांधी के समय. They could have done the Mandir project. Everything was half-hearted. Even people know why Rajiv Gandhi did a monkey balancing of opening the door of the Mandir on one side and then Shah Bano judgment annihilation on other side. जनता सब जानती है. पब्लिक को कहना भी चाहती हूं कि हम कुछ ही समय में इस राउंड के बाद आपके पास आएंगे, तो अपने सवाल जरूर तैयार रखिएगा, क्योंकि हम 5 सवाल लेंगे जो पहले हाथ उठाएगा. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं सबसे पहले, एलसीए में आपने तेजस में फ्लाइट भरी थी, वो कुछ तस्वीरें भी हैं हमारे पास. आई वॉन्ट टू आस्क यू, पॉलिटिक्स में और इस तेजस की उड़ान में कोई सिमिलैरिटी है? तेजस्वी सूर्या के लिए ये एक्सपीरियंस कैसा था और पॉलिटिक्स से आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे? Navika ji, this is very important for people of Bengaluru. This whole HAL, this was symbolically me thanking the Prime Minister for giving a new life to one of the most important and iconic institutions of Bengaluru, the HAL. 5 years ago, the moment I got elected, one of the biggest delegations that came to me was of employees of HAL. And their concern was that the order books of HAL is at an all-time low, and HAL is becoming a weak and beleaguered institution. A few months thereafter, the Prime Minister started the Make in India project, the Atmanirbhar Defense project, and under that, Modi ji gave HAL the order to manufacture LCA Tejas aircrafts, and the order was 48,000 crore rupees. Now, if you go to our Pinya Industrial Estate, if you go to the Rajajinagar Industrial Estate, if you go just outside of Bengaluru, the Ace Industries, Tumkur, Jigani Industrial Estate, there are multiple hundreds of auto companies, companies that are contract manufacturers for HAL. They employ lakhs of people. So Bengaluru today, Navika ji, just a couple of weeks ago, a month ago in fact, Prime Minister was in Bengaluru at Devanhalli to inaugurate the Boeing's research and development factory. Airbus has a big facility in Bengaluru. NAL is in Bengaluru. ISRO is in Bengaluru. So the city prides itself as the epicenter, the hub of aerospace science and technology in the country, in the world in fact. If we would have let HAL collapse, it would have been a big, big damage to the reputation of the city, to the economy of the city. So more than politics or anything, or more than the sheer adrenaline rush of being in a HAL built, made in India LCA supersonic aircraft, it was me trying to thank the Prime Minister for ensuring the continuation of the glory of the city as the capital, aerospace capital of India. 48,000 crores. पूछना चाहती हूं कि इस बार 400 पार का नारा है, तो 400 पार के लिए साउथ से बड़ा टारगेट रहेगा. पिछले इलेक्शन में 2019 में there were 30 seats for the NDA, 29 for the BJP. इसको 50 तक ले जाने के लिए कौन से राज्य का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि कर्नाटका में अब आपकी सरकार नहीं है. क्या ये 28 सीटों में से जो 25 सीटें पिछली बार मिली थी, ये टारगेट मीट किया जाएगा, या इस बार शायद कर्नाटका से कम और बाकी राज्यों में देखना पड़ेगा? ये टारगेट कैसे पूरा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल नाविका जी, ये जो इंप्रेशन है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी वीक है और कांग्रेस पार्टी बहुत स्ट्रांग है, ये इंप्रेशन गलत है.
Because in the south of India, the BJP has 29 MPs and the Congress party has much lesser MPs than that. First of all. Second, if you, other than Telangana now and Karnataka, in Andhra and in Tamil Nadu, the Congress party is not even a number 3 party. And they humiliate us or insult us by saying we are not a party of the South. They must first look at the mirror themselves. Second, आप देश के इतिहास में नामिका जी, BJP is that political party which is a very new entrant compared to a party like the Congress and other political parties which are more or less offshoots of the same Congress party. And we are a party that has grown and will grow organically. And our by growth taking also, people from Congress, from other political parties, आप ग्रो कर रहे हैं, पर बहुत से लोग कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं, तो कांग्रेस मुक्त who would want to be with a sinking ship? Who would want to be with a sinking ship? Then what will happen to the party with the difference? If you have all Congress people, ex-Congress peoples in your party, तो फिर original BJP कहाँ है? As long as the new people जो कांग्रेस से आए या TMC से आए, बाकी से आए, as long as they are committed to the ideology of the BJP, that politics should be placed second and nation should be placed first, उसमें दिक्कत क्या है? If a Congressee who is now shouting Pakistan Zindabad tomorrow will come and say Jai Shri Ram, I should welcome it. Why should I be saying no to it? As far as the specific question of South, let me tell you, in Karnataka, Navika ji, we will win 28 out of 28 seats. Bravado or reality? 60 days के बाद आप हम यही मिलेंगे. आप यहां से एमपी रहेंगे या फिर बात हो रही है मंत्रियों की, जयशंकर जी, निर्मला जी, आप कैंडिडेट होंगे या कोई और? नाविका जी, 5 साल पहले मैं पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था. जब मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, मुझे अभी याद है, मेरा घर यही गिरिनगर में है. मैं गिरिनगर से मल्लेश्वरम, मेरा एक अवेंजर रेड बाइक था, मैं उस बाइक में जा रहा था. जब मैं बीजेपी को ज्वाइन किया ना, एक दिन मैं एमपी बनूंगा, एक दिन मैं मिनिस्टर बनूंगा, एक दिन मैं एमएलए बनूंगा, इसके लिए मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा. दिस इज नॉट व्हाई आई जॉइन बीजेपी. I joined BJP because I believe that this is the party that will do good for the country and I must contribute whatever I can to the party. ये विजुअल्स दिखाना चाहती हूँ. जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ ले रहे थे, यू वर टेकिंग द ओथ इन पार्लियामेंट. कोइंसिडेंटली आपको पता है चेयर पे उस वक्त कौन था? बृजभूषण सिंह जी. नाम याद है, काम याद है. ओलंपियन मेडल विनर्स एक डिमांड करते रहे और यहां तेजस्वी सूर्या शपथ ले रहे हैं, वहां बृजभूषण सिंह बैठे हैं. कैन यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट हिम इन द पार्टी और डज द पार्टी नॉट अलाउ दैट? Navika ji, if there is one party that is sensitive to public opinion, if there is one party that has a vibrant internal democracy, with conviction I can tell you it is my party. एक दो दिन पहले ही कई सारे उदाहरण हैं. रमेश बिधूरी नहीं, ये आसानसोल के ये देखिए, पार्टी वॉज सेंसिटिव टू द पब्लिक ओपिनियन. आपको लगता है कि बृजभूषण सिंह शुड पे द प्राइस बिकॉज देर आर ग्रेव चार्जेस अगेंस्ट हिम, और ये चार्जेस उन पर महिलाओं ने नहीं, हमारे ओलंपिक मेडल विनर्स ने लगाया? नाविका जी, I cannot sit in a position to be judge and jury and executioner without knowing what exactly the details of the whole matter is. But I can tell you that my leadership, the party's leadership, will do what is right and will do what is just. That much faith I have in my leadership because they are privy to more details than I have. Audience, what do you think? And what are your questions? Questions that you may have about
yourself, your country, your city, your Prime Minister, the future of our nation to your leader, Tejasvi Surya, here on the dais. Who wants to ask a question? Who's going first? Well, the gentleman here in the blue t-shirt, yes. Your name? My name is Pranesh. Pranesh, okay. Pranesh, क्या सवाल है? मैं तेजस्वी सूर्या जी से पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि वो अपने तीसरे टर्म में भारत में बहुत सारे बदलाव लाएंगे जिससे भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनेगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? Pranesh, the last 10 years has seen massive transformation in every sector. आज आप देश के युवाओं के वोकैबुलरी देखिए, especially in tier 1, tier 2 cities like ours. 10 साल पहले देश के युवा स्टार्टअप्स के बारे में बात नहीं करते थे। एंजल इन्वेस्टिंग, वीसी फंडिंग, सीरीज ए, सीरीज बी, एक्विजिशन, ये जो परिभाषा नए देश में के देश के युवाओं में आया है, this is a reflection of the change that has taken place in the last 10 years. And in the coming 5 years, we are going to be doing something more extraordinary than what we did the last 10 years. What have we done the last 10 years? To put it in a big picture. 70 साल के जो कमियां थे, उसको ठीक करने का काम पिछले 10 साल में हम किए। देश आजाद होने के 70 साल के बाद भी देश के 50 करोड़ से अधिक जनता के पास बैंक अकाउंट तक नहीं था। In the last 10 years, we have opened for the first time 50 crore bank accounts and brought the poorest of the poor into the formal financial system. देश में 80% of the cities of the country's villages टॉयलेट व्यवस्था नहीं था। And we spoke about women's rights. In the last 10 years, we have built 12 crore toilets in the country. Last 10 years, देश के महिला को एक प्रॉपर कुकिंग फ्यूल का व्यवस्था सरकारों ने नहीं किया था। We have given 10 crore Ujjwala connections. In 36 years, the country's national education policy was not reviewed. और उसके वजह से हम 4 साल जो कॉलेज में इंजीनियरिंग में पढ़ते थे और पास आउट होके आते थे, वो रिडंडेंट हो जाता था जब हम पास आउट होके कंपनी ज्वाइन करते थे। So now we have come with an upgraded national education policy reviewed after 36 long years. For almost 70 years, the country bled because of the wrong policy of Article 370. उसको हमने हटाया and we made India constitutionally one for the first time. So essentially the last 10 years has been focused on correcting the wrongs of the past and providing the basics for people. 4 crore houses have been built under the Pradhan Mantri Awas Yojana and close to 70% of them are now in the name of the woman of the household. So basics जो चीज था, मतलब सर्वाइवल के लिए एक आदमी को, एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग के जैसे रेस्पेक्टफुली जीने के लिए जो व्यवस्था जरूरी है, घर हो गया, एलपीजी कनेक्शन हो गया, लाइट हो गया, क्लीन कुकिंग गैस हो गया, पानी हो गया, जल जीवन मिशन से पानी हो गया, ऐसे जो बेसिक चीज है, और एक मॉडर्न इकोनॉमी में जुड़ने के लिए और इकोनॉमी के साथ साथ अपने आप को बढ़ने के लिए जो डिजिटल इकोनॉमी से कनेक्ट होने के लिए बैंकिंग का व्यवस्था, इंश्योरेंस का व्यवस्था, आयुष्मान भारत जैसे मेडिकल कवर का व्यवस्था, दीज आर द बेसिक्स। सो ये बेसिक्स भी देश में नहीं था। ये बेसिक्स देने का काम पिछले 10 साल में सरकार किया है। अगले 5 साल बेसिक पूरा होने के बाद ये टेक ऑफ के जमाना है। So India has now been put on a runway and we are now ready for takeoff. Well, more questions. Anybody wanting to ask? Yes, the lady here. My name is Aditi.
I wanted to ask about what is your ideas to stop brain drain and make India #1 in education. एक और सवाल ले लेते हैं और आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा। और एक सवाल किसी को पूछना है? Many people, first time voters, they are confused, they're not guided properly, and they are under the influence of other people. What would you like to tell to these people, like first time voters? Very important question. Questions. Very important question from Aditi and also Lahiri. Okay. Please respond. To Aditi's question on brain drain, why were young people, bright, talented people from India forced to migrate outside for better opportunities? Because the systems here, the policies here did not give them the kind of opportunities that they deserved. Both educationally and employment and entrepreneurship wise. छोटे-छोटे examples मैं देता हूं. बैंगलोर से कई सारे युवा हायर एजुकेशन के लिए, एमएस करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए लाखों करोड़ रुपए का कर्ज यहां लेकर वो विदेश जाते हैं, क्योंकि अपने एजुकेशन सिस्टम बहुत कमजोर था. वी वर नॉट इवन अमॉन्ग द बेस्ट इन द वर्ल्ड. आई स्पोक अबाउट द रिव्यू ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट वी डिड आफ्टर अ गैप ऑफ 34 years. क्योंकि अपने एजुकेशन पॉलिसी इतना रिडंडेंट था, आउट ऑफ डेट हो गया था. And it forced our young people to take multiple crore loans and go outside of India. National education policy में हम एक बहुत बड़ा change किए हैं. One, we have not only made the national education policy more up to date, more modern, but we have also allowed for the first time foreign universities to tie up with educational institutions in India to set up their domestic campuses. So a middle class family youngster need not take up a loan by mortgaging his property, his house, etc. here and go outside of India. नाविका जी, कई सारे मेरे दोस्त हैं जो भारत में वापस आकर उनका सेवा करना चाहते हैं. But because they have taken such big loans, educational loans, and that is still to be paid, the easiest way to pay them today is through dollars or pounds in whichever country they are earning. That is why they are still working there. And they tell me the day their education loans are complete, they will take the next flight back to India and start working in India because India under Modi has changed. Nani Palkhiwala at a particular instance commenting on the budget says, India and Indian politicians chose poverty deliberately. That India was poor by policy. India was poor by choice. And not by accident. It's a vote bank. It's a vote bank. क्योंकि गरीब के वोट को आप 500 रुपए देके खरीद सकते हैं. गरीब आत्मनिर्भर बन जाता है तो आप उनके वोट आप खरीद नहीं सकते हैं. वो अपने आप सोचना शुरू करते हैं. आज इसलिए देश में बदलाव हो रहा है क्योंकि गरीब को बेसिक्स मोदी जी ने दिया है और आज 500 से 300 रुपए से एक पैकेट बिरयानी से, एक पैकेट लिकर से उनका वोट किसी पार्टी खरीद नहीं सकते. इसलिए ये लोग हार रहे चुनाव में. और ये शायद लाहिरी के सवाल का जवाब कम टू क्वेश्चन. सो वी वर केप्ट पुअर बाय चॉइस. उसका असर युवाओं में क्या पड़ रहा था? हम सब बैंगलोर से आते हैं और बैंगलोर इज known for its IT capital. Narayan Murthy, Nandan Nilekani, these are the icons that our young people worship here. When Narayan Murthy started Infosys, in an interview on one of the channels, he said that he had to make 50 trips to Delhi for over 3 years to get licenses and permissions to import 50 computers. So would you be an entrepreneur who is capable, talented, survive this kind of a system that wants to stifle you and remain in this country? The reason why the best of the lot went outside was because of these kind of policies. And come to 2019, come to 2020, just 20 minutes from here in Koramangala is the country's first dedicated exclusive startup branch that is opened by SBI to support young dreams of young people like here. If you want to start up today, the government will give you funding. The government will help you with DST grants.
There are education institutions which have Atal Tinkering Labs. They have entrepreneur cells. So from lack of education opportunities to lack of support for entrepreneurship, all of these factors contributed to brain drain. Now, the one way to correct this brain drain is partly through the review of the education policy, partly through supporting entrepreneurship, and also, most importantly, fast-paced economic growth, which the country is witnessing today. 10 साल पहले we were considered to be the weakest of the 5 economies in the world. भारत को fragile 5 कहा जाता था. आज भारत विश्व में सबसे तेज गति में आगे बढ़ रहे आर्थिक व्यवस्था है. We are growing at 8%. And इसका फर्क क्या होता है? Why this is important for a first time voter to understand? And मैं मानता हूं फर्स्ट टाइम वोटर इंडिपेंडेंटली वोट करना चाहिए. फर्स्ट टाइम वोटर ही नहीं, हर वोटर अपना बुद्धि इस्तेमाल करके, डिस्क्रिशन इस्तेमाल करके, फर्स्ट टाइम वोटर हो या बार बार वोटिंग किया सीनियर वोटर हो, प्लीज वोट इंडिपेंडेंटली अनबयास्ड तरीके से. बट टेक इन टू मैटर द बिग पिक्चर, कंसिडर द बिग पिक्चर. 10 साल पहले का भारत कैसा था, 10 साल आज के भारत कैसा है? I will tell you, Navika ji, my own example. When I was in school and college, I would never start reading the newspaper from the first page. I would always start reading the newspaper from the last page, because the first page always had negative stories about scams, about bad politicians, about scandals, etc. I always started reading newspaper from the last page, because the last page had sports news and Indian sportsmen would do whatever they could to bring accomplishments to the country. This has been an experience for so many of us young people. In the last 10 years, from the days of 2G scam, from the days of Koila scam, from the days of CWG scam, India today has nearly eliminated corruption at the top level in the country today. From reading headlines that we lost 2 lakh crore rupees to 2G scam, newspaper headlines today say the country has saved 2 lakh crore rupees thanks to DBT, direct benefit transfer of benefits. तो इसीलिए तो आपकी संसद में, पार्लियामेंट में ये स्पीच बहुत पॉपुलर और वायरल हो रही है. आपने कहा था मोदी के पहले सत्ता थी, मोदी के बाद सेवा है. मोदी के पहले समस्या थी, मोदी के बाद समाधान है. मोदी के पहले मलिनता थी, मोदी के बाद स्वच्छता है. मोदी से पहले निराशा थी, मोदी के बाद आशा है. तो यानी कि देश आजाद हुआ तो 2014 में? I would say emphatically yes. And Navika ji, and you'll get trolled for this. Navika ji, सच्चाई को सच बोलने के लिए ट्रोल होना जरूरी है तो let them troll. But what is truth has to be told. And Navika ji, उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ था. एक मिनट Navika ji, one of the most important newspapers of Britain, The Guardian, on 18th of May 2014, in its editorial wrote this. Let me read it out. Today, 18th of May 2014, that is the day Modi ji got elected for the first time. Today, 18th of May 2014 may well go down in history as the day when Britain finally left India. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई आरएसएस के ऑर्गेनाइजर नहीं कह रहा है. ये गार्डियन जो आपके लिए क्रिटिकल भी रहा है. ठीक है. Even they are acceding to the fact that Britain finally left India after Modi got independent. ब्रिटेन के आर्टिकल न्यूज़पेपर जो हमेशा बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं, वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इंडिया ट्रूली इन अ सेंस गॉट इंडिपेंडेंट व्हेन मोदी गॉट इलेक्टेड. वाजपेयी जी गुलामी के. नहीं, वन सेकंड नाविका जी, लिसन टू दिस. नरेंद्र मोदी's victory in the elections marks the end of a long era in which the structures of power did not greatly differ from those through which Britain ruled the subcontinent. And the last line is the beauty. India under the Congress party was in many ways a continuation of the British Raj by other means. Audience, Tejasvi Surya, what do you think? Do you agree with him? How many say yes? Yes. Can we see a raising of hands?
ओ गॉड, 400 पार, 400 पार नजर आ रहे हैं। एंड कितने लोग अग्री नहीं करते हैं तेजस्वी सूर्या से? कितने लोग नहीं? Nobody wants to be Rahul Gandhi's party. Well, thank you very much तेजस्वी सूर्या। पब्लिक मंच, पब्लिक के सवाल जरूरी होते हैं और यहां हॉट सीट पर बैठे हुए लोगों के जवाब जरूरी होते हैं। आपने जवाब दिया, कई चीजों पर आपने शायद कंट्रोवर्सी कोट की है, लेकिन ट्रोल्स और आपका पुराना रिश्ता है और ये रिश्ता शायद चुनाव में बरकरार रहेगा। लेकिन आपने सब सवालों का बिल्कुल सीधा जवाब दिया, पब्लिक के सवालों का। इसके लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द डांस ऑफ डेमोक्रेसी, द इलेक्शंस ऑफ 2024। क्या होगा, कौन होगा, public will decide. Thank you very much, all of you in the audience, and thank you, Tejasvi Surya. Thank you so much, BNM. Thank you so much.